उत्तर भारत के उन प्राचीन मंदिरों की कल्पना कीजिए। वहां की शांत हवा में घुंघरुओं की एक मीठी सी झंकार गूंज रही है। सुंदर हाथ की मुद्राएं और चेहरे पर बदलते भाव। बस यही तो है कथक का जादू। ये एक ऐसा नृत्य है जो सिर्फ शरीर की गति नहीं बल्कि कहानियां कहता है। तो इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। कथक शब्द बना है संस्कृत के शब्द कथा से, यानी कहानी, और कथाकार यानी कहानी सुनाने वाला। तो असल में ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं बल्कि कहानी कहने का, स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही गहरा तरीका है। पुराने जमाने में घुमंतू कथाकार होते थे जो इसी तरह नाचकर और हाव भाव से पौराणिक कथाओं में जान डाल देते थे। तो चलिए आज कथक की इस शानदार दुनिया को और करीब से जानते हैं। हम इसकी आध्यात्मिक जड़ों से शुरू करेंगे, समय के साथ इसके सफर को देखेंगे और फिर इसके आज के महान उस्तादों तक पहुंचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कहानी कहने की इस कला की। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कथक का हर एक मूवमेंट, हर एक इशारा एक कहानी सुनाने के लिए ही होता है। अच्छा, तो एक कथक कलाकार अपनी कहानी कहता कैसे है? इसके लिए उनके पास कुछ खास टूल्स होते हैं, जैसे हाथों की खूबसूरत मुद्राएं, पैरों का वो तेज और लयबद्ध काम जिसे तत्काल कहते हैं, शरीर की लचक और सबसे जरूरी चेहरे के वो भाव जिन्हें अभिनय कहा जाता है। हर एक मुद्रा, हर एक ताल अपने आप में एक शब्द की तरह है। अब चलिए कथक के ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। ये देखते हैं कि उत्तर भारत के इतिहास के अलग अलग दौर में ये कला कैसे पली बढ़ी और कैसे इसने खुद को समय के साथ बदला। कथक के इतिहास को देखें तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव नजर आते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन, जिसने इसे आत्मा दी। फिर आया मुगल काल, जिसने इसे एक नया अंदाज दिया। और आखिर में ब्रिटिश राज, जिसने इसकी सहन शक्ति की परीक्षा ली। चलिए इन तीनों दौर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कथक की जड़ें असल में भक्ति आंदोलन से जुड़ी हैं। ये भगवान के प्रति अपनी भक्ति जताने का एक तरीका था। इसमें ज्यादातर राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियां दिखाई जाती थी। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को अक्सर कथक का देवता भी कहा जाता है। और ये कला गुरु शिष्य परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। फिर आया मुगल दौर और इसने कथक पर एक बहुत गहरा असर डाला। मुगल बादशाह इस कला के बहुत बड़े संरक्षक बने। इसी समय कथक में उर्दू गज़लें और फारसी अंदाज वाले चक्करदार घुमाव शामिल हुए। अब जोर सुंदरता और भावभंगिमा पर ज्यादा हो गया। और यही बात कथक को बाकी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों से अलग बनाती है। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान कथक को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसकी हिंदू जड़ों को पसंद नहीं किया गया और इसके हावभाव को गलत नज़र से देखा जाने लगा। इस दौर में इस कला की विरासत पर ही सवाल उठने लगे थे। अच्छा, अब बात करते हैं कथक की अलग अलग शैलियों की, जिन्हें घराना कहते हैं। हर घराने का नाम उस शहर के नाम पर है जहां वो विकसित हुआ। और हर घराने का अपना एक खास अंदाज है, अपनी एक पहचान है। कथक के 3 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ, जयपुर और बनारस। इन तीनों में आपको कथक के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। जैसे लखनऊ घराना भाव और सुंदरता पर जोर देता है, वहीं जयपुर घराना अपने जोरदार और मुश्किल फुटवर्क के लिए मशहूर है, और बनारस घराना इन दोनों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाता है। तो अब जब हमने घरानों की शैलियों को समझ लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि किसी भी कथक परफॉर्मेंस के वो कौन से बुनियादी हिस्से हैं जो उसे पूरा करते हैं। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किसी भी परफॉर्मेंस के 3 मुख्य तत्व बताए गए हैं। पहला है नृत्य, यानी शुद्ध डांस जिसमें सिर्फ लय और गति पर ध्यान होता है। दूसरा है नृत्य, जिसमें डांस के साथ साथ भाव भी जुड़ जाते हैं। और तीसरा है नाट्य, यानी ड्रामा, जिसमें एक पूरी कहानी को डांस के जरिए पेश किया जाता है। और हाँ, घुंघरू के बिना तो कथक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर यह सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इन्हीं घुंघरुओं की आवाज से डांसर के पैरों की हर एक थाप संगीत का हिस्सा बन जाती है। कथक की वेशभूषा में भी आपको इसकी दोहरी विरासत की झलक साफ दिखेगी। एक तरफ पारंपरिक हिंदू पहनावा है, जैसे साड़ी या लहंगा चोली, तो दूसरी तरफ मुगल अंदाज भी है, जिसमें चूड़ीदार पायजामे के साथ एक लंबा कोट पहना जाता है। ये इसके ऐतिहासिक विकास का एक जीता जागता सबूत है। कोई भी कला अपने गुरुओं और उस्तादों के बिना अधूरी है।
तो चलिए अब उन महान कलाकारों को याद करते हैं जिन्होंने कथक को एक नई पहचान दी और इसे दुनिया भर में मशहूर किया। जब भी कथक का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम पंडित बिरजू महाराज का आता है। वो सिर्फ एक डांसर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी संस्था थे। लखनऊ घराने के इस उस्ताद ने अपने शानदार अभिनय और लय की समझ से कथक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लखनऊ घराने के ही एक और दिग्गज थे शंभू महाराज। उन्हें अभिनय का सम्राट माना जाता था। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी भाव की प्रस्तुति। वो बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने चेहरे के हाव-भाव से गहरी बात कह जाते थे। और फिर है सितारा देवी, जिन्हें कथक की साम्राज्ञी भी कहा जाता है। वो मंच पर एक तूफान की तरह थीं। अपनी दमदार परफॉर्मेंस से उन्होंने कथक में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने ही इस कला को मंदिरों और दरबारों से निकालकर सिनेमा और दुनिया भर के स्टेज तक पहुंचाया। तो प्राचीन कथाओं से शुरू होकर आज एक जीवंत कला के रूप में कथक का ये सफर वाकई अद्भुत रहा है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि भविष्य में ये कला कौन सा नया रूप लेगी और आने वाली पीढ़ियों को कौन सी नई कहानियां सुनाएगी।